So, hi everyone. You might not have seen me. So, I'm from NLU Delhi. My name is Alin Gupta, and I'm from batch of 2021. So, I graduated this year only. So, I've joined Team MLC as the newest member of Legal Aptitude. So, I'll be teaching legal also along with Dinesh sir. So, before starting with the slides, you might have read about the main topic of this session. तो स्टार्टिंग में मैं ये पूछूंगा सबसे कि क्यों लॉ कर रहे हैं सब लोग, मतलब सब लोग क्लैट और एलेट वाले हैं ना, एग्ज़ाम दोनों देने हैं सबको, तो क्यों चूज़ करा लॉ? क्योंकि इतने सारे प्रोफेशन से जनरली इंजीनियरिंग या डॉक्टर या फिर इस तरह की चीज़ें लोग करते, तो लॉ क्यों चूज़ करा आप लोगों ने? जो भी आपको लगता है ऑनेस्ट आंसर्स, मतलब हो सकता है कि आप प्रेशर में कर रहे हो कि भाई मन नहीं है, पेरेंट्स ने बोल दिया, तो जो भी ऑनेस्ट आंसर है कोई भी स्टार्ट कर सकता है. वाई लॉ? So my father is in court. He's Okay. working as a peshwa. So Okay. initially I go to court and I decided कि हाँ law करना है, यहाँ जाना है. Okay, great. And rest of you? My father wants to pursue law because he wants my brother to be a CA and me to be a lawyer. Okay. So I searched and get knowledge about CLAT and law. Mm-hmm. Okay. I'm And very passionate about law and I'm like very interested to study law. तो फिर अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, बट आई विल कीप इंटरेक्टिंग विद यू, और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो यू स्टॉप एंड आस्क मी. सो you might be aware of the topic, how to secure top AIR in ALET, and a sneak peek into life at NLU. So I'll be talking about NLU Delhi only since I'm from that college. So I'll start with the second topic, which is a sneak peek into life at NLU Delhi. Then I'll discuss. So firstly, what do you know about NLU Delhi? What Top second university. top second university? Yeah. First few was नहीं, NIRF की रैंकिंग के हिसाब से सेकेंड है, बट दैट्स योर एंड बिसाइड्स रैंकिंग एनीथिंग? या ALET. Great. separate entrance. Yep. And anything which you might have heard, लोकेशन कहाँ है, टीचर्स कैसे होते हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं? So campus is good. कैंपस इज गुड. ओके. Hostel facilities I listen from my friends that hostel facilities too. ओके. या एंड रेस्ट ऑफ यू? कूल, नो इशू. सो जैसा आपने बताया कि ALET इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि आप सभी देंगे, और केवल वो NLU दिल्ली के लिए ही होता है. तो क्लैट में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, आप सबको पता होगा. ALET केवल स्पेसिफिकली NLU दिल्ली का होता है. और रिसेंटली इसकी डेट भी आ गई है. किसी ने पढ़ी नोटिफिकेशन? सर क्लैट की पढ़ी है, एडेड की नहीं पढ़ी. ALET की भी आ गई है, इसी वीकेंड आई है. क्या डेट है? वैसे सेम रहती है डेट, जो फर्स्ट संडे रहता है. फर्स्ट में, ALET फर्स्ट में को है, तो नोटिफिकेशन इसका सैटरडे को ही आया है, तो एक बार आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक है. ओवरव्यू में जो NIRF है उसके हिसाब से सेकंड रैंकिंग है. ये आप लोगों को रैंकिंग की लिस्ट पता होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को प्रेफरेंस भरना होगा. हाय, तो क्लैट में आपको आइडिया होगा कि प्रेफरेंस आपको भरनी रहती है, तो रैंकिंग और ये सब चीज़ें देख के ही भरिएगा. सो कहीं पे भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो हाँ, तो NLS जैसा कि पता होगा, फर्स्ट पे है, सेकंड पे NLU दिल्ली है, फिर नालसार, NUJS और फिर IIT खड़गपुर. अब हाँ, NIRF का फुल फॉर्म क्या है? जीके सब लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? NIRF नाम सुना है आप लोगों ने? रैंकिंग फ्रेमवर्क, राइट, ग्रेट. तो और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है NIRF? एजुकेशन, राइट, एजुकेशन मिनिस्टर. या ग्रेट. सो नेक्स्ट, पहले मैं सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, अकेडमिक्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं. तो सारे ही सब्जेक्ट्स जितने भी स्पेसिफिक लॉ के होते हैं, जैसे कुछ तो आप अभी पढ़ रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ. ज्यूरिस्प्रूडेंस एक नया सब्जेक्ट होगा जो कि आप अभी फॉर्मली उतना नहीं पढ़ेंगे. फिर कॉर्पोरेट टैक्स, एनवायरमेंटल, लेबर, ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे. तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो कि जनरली क्लैट के दौरान उतना आप लोग को आइडिया नहीं होगा. तो पता है किसी को ज्यूरिस क्या होता है, क्या पढ़ाते हैं? मतलब स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, हाँ उसमें. बट ज्यूरिस में, मतलब ज्यूरिस का मतलब क्या होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का? किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं लॉ के? जैसे कॉर्पोरेट लॉ में हम लोग कंपनीज लॉ और उनका
मैनेजमेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, क्या पावर्स होती है, ये सब बात करते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में जनरली हम लोग फिलॉसफी की बात करते हैं, लॉ की फिलॉसफी क्या है, क्यों लॉ है, क्यों फॉलो करते हैं लॉ, इस तरह की चीज़ें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है और बहुत मज़ा आती है सब्जेक्ट में। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। अब मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत लोगों को लगता है प्रिपरेशन के दौरान कि क्लैट में अभी पढ़ लो सारे टॉपिक्स, फिर कॉलेज में तो नए सिरे से सब शुरू होगा, फिर वहाँ मन लगा के पढ़ेंगे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स की इम्प्लीकेशन है आपके लॉ स्कूल में, चाहे मैथ्स हो, चाहे लीगल एप्टीट्यूड हो। लीगल तो आपको पता ही होगा कि भाई आप लॉ पढ़ने जा रहे हो तो लीगल तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में लॉजिकल, सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप अभी आपका सब्जेक्ट कोई वीक है तो आपको लॉ स्कूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जैसे लीगल तो सेल्फ एविडेंट है कि दैट यू हैव टू स्टडी लॉ फॉर 5 ईयर्स। लॉजिकल जितने भी लॉज हैं मेन, सिविल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, और आर्ग्यूमेंटेशन, जैसे आप इंटर्नशिप्स करेंगे तो आर्ग्यूमेंट कैसे ड्राफ्ट करना है, कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। दूसरी पार्टी होगी, जैसे बहुत सारे लोग लॉयर वाले बैकग्राउंड से हैं, तो दूसरी पार्टी अगर कोई आर्ग्यूमेंट देगी तो हमें काउंटर कैसे करना है उससे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वीक है उसके आर्ग्यूमेंट में। नहीं अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो फिर आप उसका काउंटर भी नहीं कर पाओगे। और ड्राफ्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट जो एक पार्ट है लॉ स्कूल का, और जब आप लिटिगेशन में जाते हैं उसके लिए भी आपकी लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी स्मूथ होनी चाहिए। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, जो कि अब आप ये मत सोचिएगा करंट अफेयर्स मुझे मई तक पढ़ना है। जनरली सब यही सोचते हैं कि भाई फ्लैट हमारा मई में होता है, मई तक ही करंट अफेयर्स पढ़नी है, फिर ख़त्म करंट अफेयर्स। बट आपको लॉ स्कूल में जाने के बाद भी अप टू डेट रहना पड़ेगा, जो भी लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट्स हैं वो। तो जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिखा है कि नफ्तेज जौहर जो जजमेंट था, वो जिस वीक आया था उसी वीक हम लोग को पढ़ाया भी गया था लॉ स्कूल में। तो वो सितंबर 2018 में आया था जजमेंट, और उसी समय उसी वीक में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में वो हम लोगों को पढ़ाया भी गया था, और एग्जाम में भी आया था। तो अगर अप टू डेट कोई नहीं रहेगा, नहीं पता होगा क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेटेस्ट जजमेंट कौन सा है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। नफ्तेज जौहर बाय द वे किस चीज़ से रिलेटेड है? काफ़ी लैंडमार्क केस है, नफ्तेज जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी? आइडिया है किसी को? So is that related to Congress? नो नो नो, सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करा गया था इस केस में। तो ये बहुत सेक्शन So I think it was indicated unconstitutional. सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी। आर्टिकल तो केवल हमने कॉन्स्टिट्यूशन के, LGBTQ. या दैट्स इट। तो वो था इस जजमेंट में। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग सोचते हैं भाई सबसे कम नंबर का है तो स्किप कर देते हैं, या फिर ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो मैथ्स तो हमें आता ही है। बट पहली बात कि मैथ्स के जो भी मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता होगा कॉम्पिटिशन कितना है, एक एक मार्क्स से आपको कॉलेज चेंज हो जाता है, रैंक में बहुत डिफरेंस आता है, तो स्किप तो एकदम मत करिएगा मैथ्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैथ्स का रोल आगे भी लॉ स्कूल में रहेगा। इकोनॉमिक्स एक बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें मैथ्स का बहुत ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स और इस तरह की चीज़ें, यूटिलिटी क्या होती है, नंबर्स में बहुत उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आती तो लॉ स्कूल में आपको दिक्कत होगी। मैथ्स आपकी मोटर व्हीकल्स एक्ट, एनवायरमेंटल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इन सब में इंपॉर्टेंट होगी। तो जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट है, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जांपल, कंपनसेशन कितना मिलेगा, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया आपका नुकसान कितना हुआ, सब कैलकुलेशन आपको बेसिक मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। सेम एनवायरमेंटल लॉ में डैमेजेस कितने पे करने होंगे, आपने पढ़ा होगा, डैमेजेस भी एक टॉर्ट में, सिविल लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है। इंग्लिश तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सब कुछ लॉ स्कूल जितने भी एनएलयूज है वहाँ पे जो मीडियम है इंस्ट्रक्शन का वो इंग्लिश है। तो और जितने भी जजमेंट्स हैं वो सारे इंग्लिश में ही रहते हैं, तो आपको इंग्लिश की नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। फैकल्टी जो लॉ स्कूल में होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो हमारी परमानेंट फैकल्टी होती है जो कि कंपलसरी क्लासेस लेती है, जो मेन टीचर्स होते हैं। उसके अलावा सेमिनार्स, वर्कशॉप, सेशंस, उसमें कभी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज आ गया, या फिर समटाइम्स इवन अ लॉयर ऑल्सो कम्स, सुप्रीम कोर्ट लॉयर। सो उसमें इंटरेक्शन का आपके पास बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है उनसे इंटरेक्ट करने की, सीखने की और डिस्कशंस की। तो ये वहाँ पे फैकल्टी का सीन है। और उसके बाद रिसर्च सेंटर्स, आपने सुना होगा डेथ पेनल्टी सेंटर, किसी ने सुना है इसके बारे में? एक डेथ पेनल्टी रिपोर्ट आई थी अभी 2018 या 17 के आसपास, काफ़ी फेमस थी वो। तो वो पहली ऐसी रिपोर्ट है डेथ पेनल्टी में इंडिया में, क्योंकि उसके पहले कोई काम डेथ पेनल्टी पे ऐसा होलिस्टिकली नहीं हुआ है। तो डेथ पेनल्टी सेंटर्स है, प्रोजेक्ट 39A जिसको अब हम लोग बोलते हैं। 39A से याद आया क्या होता है उसमें? हाँ, DPSP हैं, बट केस राइट टू वर्क नहीं। 39A में क्या है? आर्टिकल 39 है, लॉ से रिलेटेड है, फ्री लीगल एड। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो भी इंपॉर्टेंस आर्टिकल हैं, सारे आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है पता होने चाहिए। तो आर्टिकल 39A जो है वो फ्री लीगल एड से डील करता है।
और फिर बहुत सारे सेंटर्स हैं कॉलेज में, तो आप जाएंगे हर सब्जेक्ट का एक सेंटर होगा जिसमें वो लोग रिसर्च वर्क करते हैं। तो आपको इंटर्नशिप्स और काम करना है अगर आपको, या सीखना है कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। इंटर्नशिप्स भी आप क्योंकि दिल्ली है तो लोकेशनल एडवांटेज बहुत मिलता है। इंटर्नशिप्स यहाँ पे आपको मेन जितने भी लॉ फर्म्स हैं उसमें आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी। और सारे लॉयर, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, हाई कोर्ट यहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सारे, तो ये आपको बहुत कन्वीनियंस मिलती है दिल्ली में रहने की। प्लेसमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग पूछते हैं भाई प्लेसमेंट कैसा है, सबको जॉब मिलती है कि नहीं, क्योंकि अभी प्रिपरेशन के टाइम सबको यही रहता है कि भाई प्लेसमेंट कैसा होता है कॉलेज का। तो प्लेसमेंट का सीन ये है कि जिनको भी जॉब चाहिए होती है कॉर्पोरेट लॉ में, मेनली कंपनीज़ में या लॉ फॉर्म्स में, उनको 5th ईयर के एंड तक मिल जाती है। तो और बहुत सारे लोगों को 4th ईयर में भी मिल जाती है, तो ऐसा उसमें इशू नहीं है कि प्लेसमेंट की यहाँ पे दिक्कत होगी। हम लोगों का स्पेसिफिकली जो बैच था वो पैंडमिक के टाइम पे ग्रेजुएट हुआ था, क्योंकि मैं 2021 बैच का हूँ। तो हम लोग के रिक्रूटमेंट्स ऑब्वियसली अफेक्ट हुए थे क्योंकि पैंडमिक, लॉकडाउन सब था उस समय, बट नॉर्मली नॉन पैंडमिक ईयर में यू विल गेट कॉर्पोरेट जॉब्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। बाकी नॉन एकेडमिक में स्पोर्ट्स जो है वहाँ का उतना अच्छा नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि वहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, उसके अलावा वहाँ पे कोर्ट्स के लायक कुछ नहीं है। तो हम लोग क्रिकेट भी उसी पे खेलते थे, बास्केटबॉल भी, फिर वॉलीबॉल भी होता है पर बास्केटबॉल कोर्ट पे ही होता है। एरिया स्पोर्ट्स का कम है, बट बाकी बिल्डिंग्स, एकेड ब्लॉक, ये सब बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स के हिसाब से अभी वो एक्सपैंड करेंगे, बट वो 10 साल से अभी हुआ नहीं एक्सपैंड, तो जब होगा तो मे बी क्रिकेट और इस सब की जगह मिलेगी। तो अभी तो बस इतना ही है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस आपके हॉस्टल्स में रहते हैं, टीटी टेबल, तो वो सब आप वहाँ पे खेल सकते हैं, पूल की टेबल भी रहती है। इवेंट्स भी अभी, क्योंकि कायरो से एक फेस्ट होता है हमारा, जो कि किसी ने नहीं सुना होगा, आई एम श्योर, इतना फेमस नहीं है, बट साल में एक बार फेस्ट होता है, स्पोर्ट्स फेस्ट भी होती है, और दूसरे कॉलेज के उसमें फेस्ट में हम लोग का पार्टिसिपेशन मेन रहता है। फूड सबसे अच्छा एस्पेक्ट है इसका, फूड बहुत अच्छा है यहाँ की मेस का। अदर एमिनिटीज़ में कैंटीन, अमूल, सीसीडी, ये सब आपको पता होगा। एक नई चीज़ जो वेगस मॉल, किसी ने सुना है? द्वारका में खुला है वेगस मॉल, एकदम कॉलेज के सामने है आपके। तो आपको अगर घूमने घामने का बहुत शौक है तो फिर वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग जब थे तब वो बन रहा था मॉल, बट अब जब जो भी जाएगा वहाँ पे उसको ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन मिलेगा उसको। पोस्ट कॉलेज ऑप्शंस में आप कॉलेज का कर क्या सकते हैं, जैसे ज़्यादातर लोगों ने बोला कि लॉयर ही बनना है या लॉयर का ये भी सीन है, बट वहाँ पे लिटिगेशन के अलावा कॉर्पोरेट लॉ में आप जा सकते हैं, जैसे लॉ फर्म्स हो गई या कंपनीज हो गई। उसके अलावा जुडिशरी है, बहुत लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं। अब आप ओल्ड राजेंद्र नगर में तो आपको पता होगा कि कितने बच्चे करते हैं जुडिशरी की तैयारी। सिविल सर्विसेज की भी सेम, इस एरिया में सब सिविल सर्विसेज वाले लोग हैं। एकेडमिक्स में जा सकते हैं, जैसे टीचिंग में अगर किसी को शौक है, या फिर रिसर्च करनी तो आप सेंटर्स से जुड़ सकते हैं, या फिर LLM भी बहुत लोग करते हैं जो कि 1 साल का होता है, और बाहर से भी बहुत लोग करते हैं। जो इंडिया में आपने देखा होगा क्लैट का PG का भी एक एग्ज़ाम होता है, आप लोग ने UG का फॉर्म भरा होगा, तो PG के एग्ज़ाम में आप LLM भी कर सकते हैं। फिर रिसर्च सेंटर जैसा मैंने बताया था उससे आप जुड़ सकते हैं। और समथिंग न्यू में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके बाद भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे ये सब फ़ोटोज़ हैं अगर आपने नहीं देखा है कैंपस तो। और ये हमारा कैट ब्लॉक है, ये लाइब्रेरी है, और वो लीगल एड क्लिनिक है। तो ऐसा ही क्लासरूम है, मतलब काफ़ी सिमिलर है ऐसा ही, बट बेंचेस थोड़ी डिफरेंट है। ये क्लासरूम है हम लोगों का, काफ़ी बड़ा है, और ऐसे ही स्मार्ट क्लासेस होती हैं। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, और बहुत स्पेशियस है, क्योंकि बच्चे केवल 400 ही हैं कॉलेज में, तो उनके हिसाब से जो कैंपस का साइज़ है वो काफ़ी अप्रोप्रिएट है। ये हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स भी काफ़ी बढ़िया हैं, देख सकते हैं आप। और ये है हॉस्टल का व्यू। जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं है जो भी बोलूँ उसको मत मान लीजिए। वही, ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स कसौली गए थे, वहाँ की फ़ोटो है, और ये हॉस्टल भी नहीं है ये हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल नॉर्मल है जैसे होते हैं, ट्रिपल शेयरिंग होता है वैसे कॉलेज में, और ऑब्वियसली ये किसी होटल की फ़ोटो है तो बाकी पर कॉलेज की फ़ोटोज़ हैं, तो डोंट वरी। अब हम लोग आते हैं फाइनली जो हमारा सीरियस टॉपिक है कि कैसे हमें एलेट क्लैट दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। मेनली मैं एलेट की बात करूँगा क्योंकि अभी NLU दिल्ली स्पेसिफिक है ये सेशन। तो सबसे पहला जो कि काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव है, वो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि मार्क्स और रैंक पे बहुत फोकस मत रखिए। ये मत सोचिए टॉप 10 में जाना है या NLU दिल्ली निकालना है, एनलेस निकालना है, वो गोल आपका है, ठीक है, उसको बैकग्राउंड में रखिए। फोकस आपका होना चाहिए मीन्स पे। मीन्स मतलब लर्निंग, जो आप सीख रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए। मैंने सब्जेक्ट में आज कितना पढ़ लिया, इस टॉपिक में मुझे कितना आता है, ये टॉपिक खत्म हो गया, मुझे कितने टॉपिक्स और पढ़ने हैं,
तो आप डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं, येस्टरडे से आज में जो डिफरेंस आया है आपकी लर्निंग में वो क्या इंक्रीमेंटल है कि नहीं, या आप पीछे जा रहे हो या पढ़ ही नहीं रहे हो या खेल कूद कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फोकस जो है वो पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। अभी से एकदम दिमाग में बना लीजिए मुझे टॉप 200 में ही आना है या टॉप 50 में ही आना है या मुझे एनालिस ही चाहिए। तो फोकस आपका केवल अभी जो क्लासेस हो रही हैं मॉक्स दीजिए या जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करिए, उस हिसाब से अपने गोल्स बनाइए। तो अल्टीमेटली जो है जो भी रिजल्ट है वो आपके गोल से डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि कितने अराउंड 60,000 बच्चे देते हैं एग्ज़ाम। 60,000 में सबका गोल यही होता है कि मुझे कॉलेज निकालना है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आता है, कौन लर्न ज़्यादा करा, उस टाइम में पढ़ा कौन ज़्यादा है, मॉक्स किसने ज़्यादा दिए हैं, कौन ज़्यादा अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा है, किसने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, किसने ज़्यादा मॉड्यूल्स कवर करे, उससे डिटरमाइन होगा। तो उसी पे आपका फोकस होना चाहिए, जिस चीज़ से डिसाइड होगी आपकी फेट, ना कि गोल। गोल तो सबका सेम होता है, कोई नहीं ये चाहता कि भाई मेरा क्लैट ना निकले, कोई ये सोच के थोड़ा ना एक साल पढ़ता है कि मैं क्लैट नहीं निकालना चाहता हूँ। सब यही सोचते हैं कि मुझे क्लैट निकालना है, बट फोकस इतना ज़्यादा उस रिजल्ट पे हो जाता है कि आप ये भूल जाते हैं कि पढ़ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अभी। तो डे बाय डे इंप्रूव करते रहिए, फोकस आपका टॉपिक्स होना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो अपने गोल को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोल्स में एक प्रॉब्लम ये भी आती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। सब लोग यही बोलते होंगे आपसे, भाई कंपटीशन बहुत है, पढ़ लो नहीं तो दिक्कत होगी, कॉलेज नहीं मिलेगा। बट इस तरह का माइंडसेट एक लिमिट तक हेल्प करता है, बट उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत देता है। क्योंकि गोल्स में क्या हो जाता है, फिर आपने अगर एनुअल डेली आपका गोल है फॉर एग्जांपल, ये एनालिस है, आपने गोल वो सोच के प्रिपरेशन करी, एनुअल डेली नहीं निकला, फिर क्या, तब आप एकदम डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, हे भगवान कुछ लाइफ में बचा नहीं। ऐसा होता नहीं है, आपका पहला स्टेप है करियर का। एनुअल डेली नहीं हुआ तो भी कोई कॉलेज मिलेगा, और वहाँ जाके भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अच्छे से पढ़ के आगे निकल सको। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत रहिएगा कि मुझे ये रैंक चाहिए, मुझे कॉलेज चाहिए, या एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर ही मुझे आना है। फोकस अभी केवल पढ़ाई पे रखिए, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिस कॉलेज में भी जाएंगे। अब सबसे जो फेमस वर्ड है जो कि सभी लोग बोलते होंगे आपको प्रिपरेशन के दौरान कि भाई फोकस करो, कि ये हर आपका फोकस जो है क्लैट पे होना चाहिए, एलेट पे होना चाहिए। कोई भी आप लेक्चर सुनेंगे, कोई भी मोटिवेशनल टॉक सुनेंगे, या किसी भी सीनियर या फिर किसी एलुमनस से पूछेंगे, बोलेगा भाई फोकस रखो क्लैट एलेट पे। तो अब मैं पूछूंगा फोकस होता क्या है, कोई मुझे बता सकता है फोकस का मतलब क्या होता है? सुनते तो सभी लोग होंगे, पेरेंट्स भी बोलते होंगे भाई फोकस करो, बट एग्जैक्टली फोकस होता क्या है? कोई भी आइडिया हो, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एकदम सही आंसर दीजिए आप लोग। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत छोटा सा ही वीडियो है, कुछ सेकंड्स का ही है। तो उस क्वेश्चन का आपको मुझे आंसर देना होगा, ठीक है? और क्वेश्चन भी ऐसा है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, कि सब लोग सोचते हैं भाई कि क्रिमिनल लॉयर और क्रिमिनल लॉ से बहुत फैसिनेशन होता है प्रिपरेशन के दौरान। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताना है इसमें मर्डर किसने किया है, ठीक है? बहुत छोटा सा वीडियो है और आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है? स्टार्ट करूँ? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's skirt below stairs. I was planting my petunias in the rocking chair. Constable, arrest Lady Smythe. How did you know, madam? किसी को कुछ आइडिया है? कोई भी आंसर हो, कोई भी थ्योरीज हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब समझ में आ गया ना क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, तो आपको अब जैसे इसने बोला कि उस लेडी ने मर्डर करा है, ठीक है, कि उसने बोला अरेस्ट लेडी स्माइथ, बट आपके हिसाब से किसने करा है मर्डर? मतलब आपको कुछ, कोई भी आपको क्लूज आपके पास हैं या फिर कोई आंसर्स हैं, बताइए। जो भी लगता हो आपको, मतलब कुछ भी नहीं पता तो ये भी बोल सकते हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ इस वीडियो में। कोई भी बता सकता है। या किसी का बिहेवियर आपको थोड़ा ऑड लगा, या कोई भी थॉट्स हो इस वीडियो को देख के, मतलब इस वीडियो का पर्पस क्या है, क्यों दिखा रहा हूँ इस क्लास में। कैप्शंस देख लीजिएगा, जैसे कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल रहा है। अगर Clearly, somebody in this room murdered
tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was writing my petunias in the rocking chair. Constable, arrest Lady Smile. अब कोई So I'm with that lady who is carrying that हाँ पॉट जो भी उसने पकड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, क्यों बट because she was like polishing the brass. हम्म उसने ये क्यों पकड़ा? उसकी master bedroom में रखी। ओके ग्रेट, अच्छा आंसर है। और Or maybe the lady in the जो राइट साइड पे है सबसे, allegations like अच्छा हाँ, oh yeah, she has taken that on. क्यों, सॉरी रीज़न क्या है? So मतलब उन्होंने argument taken करते हैं ओके even from as ठीक है मतलब गुड। और solid reason. नहीं मैं कोई रीज़न जैसा स्पेसिफिक, हाँ ठीक है। और किसी को लगता है कि उस लेडी नहीं करा है, या किसी को लगता है किसी ने नहीं करा है? नो आंसर्स। ओके तो अब ये वीडियो मैं दिखा क्यों रहा हूँ वो मैं बताता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखते हैं अब हम लोग। How would you know, madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? ये वही वीडियो है जो आपने Somebody देखा। in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was writing my petunias in the rocking chair. Constable, arrest Lady Smythe. समझ में आ गया ना? किसी ने नोटिस करा था कोई भी? फ्लावर मैंने नोटिस किया। ग्रेट, तो जब सोफा लेके आए थे तब मैंने notice किया। ओके एक चेंज आपने करा नोटिस, पर टोटल कितने थे? 21। आदमी एक बार फिर से देखना है वीडियो। ओके इस बार हाँ मतलब अच्छा चेंजेस आप देख सकते हैं हाँ। Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was writing my petunias in the rocking chair. Constable, arrest Lady Smythe. How did you know, madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until... ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? तो अब कोई बता सकता है मैंने वीडियो दिखाया क्यों आपको ये? हाँ हाँ फोकस से कैसे रिलेटेड है? फोकस से कैसे रिलेटेड है ये? हाँ Because we were focusing on what, like, who committed the murder. हाँ And we didn't see कि the murder क्या है। परफेक्ट। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मर्डर किसने करा है, ठीक है? और आपने वो देखा, उस पर फोकस करा, बट आप लोग ये चेंजेस नहीं देख पाए कि क्या क्या होगा। 21 चेंजेस थे, मतलब ऐसा नहीं बहुत इनसिग्निफिकेंट थे, वो बहुत बड़े चेंजेस थे। तो वो इंसान ही चेंज हो गया, इसका मर्डर हुआ है, क्लोथ्स चेंज हो गए, फ्लावर्स नए आ गए, पेंटिंग चेंज हो गई, जो आर्टिफैक्ट्स पकड़े उन्होंने हाथ में वो चेंज हो गए। तो बहुत बड़े चेंजेस थे जो कि आप नहीं देख पाए। तो ये वीडियो बहुत एक स्पेसिफिक क्वालिटी दिखाता है फोकस की, कि फोकस जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। मतलब आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हो आप केवल वही कर पाओगे, आसपास की चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आपने इसमें फोकस करा था इस वीडियो पे कि मर्डर किसने करा, राइट? तो आप ये नहीं देख पाए कि और चेंजेस क्या हो रहे हैं। जो विक्टिम है वही चेंज हो गया, अक्यूज भी चेंज हो गया, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है सब चेंज होता जा रहा है। आप कोई भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, एक एक कर पाए थे, बट 21 के सामने एक बहुत कम है।
तो इसीलिए जब आप एलेट पे मैं बोलता हूँ कि आपको फोकस करना है तो आपको और जगह से अपना ध्यान थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। मतलब कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई आप खेल कूद भी रहे हो, मूवीज़ भी देख रहे हो, पार्टी भी कर रहे हो, साथ में एलेट भी क्लियर कर लोगे या क्लैट भी क्लियर कर लोगे, जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है वो। तो फोकस करने के लिए आपको बाकी चीज़ों से अटेंशन हटाना पड़ेगा। अगर मैं बोलता चेंजेस आपको देखने हैं उस वीडियो में, आप नोटिस करिए क्या चेंजेस हो रहे, तो आप सब लोग 10+ तो कर ही लेते हैं आइडेंटिफाई, 21 ना कर पाते तो भी एटलीस्ट 10+ कर लेते हैं। पर क्योंकि मैंने आपको मिसलीड करा, बोला भाई मर्डर किसने करा, तो आप लोग ये देख ही नहीं पाए कि चेंजेस इतने सारे हो गए। तो सेम गोज फॉर एलर्ट, अगर आपका फोकस नहीं रहेगा प्रिपरेशन का, आप इधर उधर की चीज़ों में इन्वॉल्व है, फिर रिजल्ट भी फिर वैसा ही आएगा, फिर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए फोकस का यहाँ पे मतलब बस इतना ही है कि आपको बाकी जगह से अपना अटेंशन हटा के केवल प्रिपरेशन पे, मॉक्स पे, क्लासेस पे और जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा जा रहा है उसकी रीडिंग में, उस पर ही ध्यान देना है। बाकी चीज़ों से आपको ध्यान हटाना है। शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे भी और मेरे जितने भी बैचमेट्स थे सब ने ही अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करा तो यही बोला था कि शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। और शेड्यूल अगर आप नहीं बनाएंगे तो बहुत जल्दी टाइम निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई इतना टाइम निकल गया और हमने अभी तक प्रिपरेशन करी नहीं। और शेड्यूल जब भी आप बनाएंगे, वट एवर इज़ अ शेड्यूल, उसमें आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो। ऐसा नहीं कि आप 1-1 मिनट का शेड्यूल बना रहे हो कि मुझे 10:05 पे पढ़ाई शुरू करनी है, 10:15 पे ख़त्म करनी है, ऐसे नहीं। क्योंकि थोड़े बहुत तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लाइफ में कोई गेस्ट आ गया या कुछ आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड आ गया, कुछ भी है ऐसा, तो आप उसको अकाउंट में लेके बनाइए। जैसे आप वीक का शेड्यूल बना सकते हो, या फिर कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, या इस हिसाब से बनाइए। बहुत स्पेसिफिक शेड्यूल मत बनाइए, तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे और फिर कोई पर्पस नहीं होगा शेड्यूल का। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिव्यू करना उस चीज़ को। शेड्यूल तो सब बनाते हैं, किसी से भी आप बात करेंगे सब बोलेंगे भाई शेड्यूल बनाओ, बट उस शेड्यूल को रिव्यू करना वीक के एंड में, जनरली वीकेंड्स पे आप रिव्यू करिए कि जो मैंने शेड्यूल बनाया मैं उसको कवर कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया तो किस रीज़न से नहीं कर पाया, नेक्स्ट वीक भी क्या सेम रीज़न रिपीट होगा। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो आपका शेड्यूल बस बना रखा हुआ है, आप उसको कवर नहीं कर पा रहे, तो कोई भी यूटिलिटी सर्व नहीं होगी उससे। तो अपने शेड्यूल को बनाइए और साथ में फ्रीक्वेंटली उसको रिव्यू करिए कि जो मैंने शेड्यूल बनाया है वो मैं रिव्यू कर पा रहा हूँ कि उसको मैं कवर कर पा रहा हूँ नहीं उन टॉपिक्स को। और अगर आप अच्छे से शेड्यूल बना के सक्सेसफुली उसको आप इनकॉपरेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। जैसे जीके करंट अफेयर है जिसको आपको डेली पढ़ना है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट जीके करंट अफेयर को आपको डेली टाइम देना है। और मोटिवेशन और पेशेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस कोट को मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इसका यहाँ पे रेलेवेंस है। तो ये कोट एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे अमेरिका के, 18th या 19th सेंचुरी के, उनका है, बट ये कोट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें लिखा है व्हेन नथिंग सीम्स टू हेल्प आई गो एंड लुक एट अ स्टोन कटर हैमरिंग अवे एट हिज रॉक perhaps 100 times without as much as a crack showing in it. Yet at the 101st blow it will split in two, and I know it was not that last blow that did it, but all that had gone before. तो क्या मतलब सबको समझ में आ गया इसका? क्या मतलब है इसका? क्या लगता है आपको क्या मतलब है? मतलब बहुत क्रैक्स मार रहा है स्टोन पे, मतलब बहुत हैमरिंग कर रहा है, और हाँ उसको नहीं पता कि किस हैमर पे उसका वो जो स्टोन है दोनों ब्रेक हो गए। हाँ और हाँ So it means that 101 blow पे वो रॉक क्रैक हो जाएगा, हाँ लेकिन सारा काम उसके आगे जो 100 blow है उसकी। हाँ राइट राइट। तो इसका यहाँ पर मतलब मोटिवेशन और पेशेंस में क्या है, मैंने इस टॉपिक के अंदर इस कोट को क्यों डाला, ये काफ़ी, अगर कोई NBA या बास्केटबॉल फॉलो करता है, कोई यहाँ पे करता है बास्केटबॉल, तो वहाँ की एक बहुत फेमस टीम है, उनके जो वॉल है उस पर एक कोट लिखा हुआ है मोटिवेशन के लिए। तो एक मिसकंसेप्शन है सारे लॉ स्टूडेंट्स में, अभी जो प्रिपेयर करता है स्पेशली, तब मैं भी ऐसा सोचता था कि भाई जो आईलेट लैट निकालता है, जो टॉपर है बहुत स्मार्ट होगा, वो मैं कैसे निकालूंगा यार, क्योंकि वो मे भी बहुत नेचुरली गिफ्टेड हो या फिर बहुत अच्छी उसकी IQ हो, इसलिए वो एग्ज़ाम निकल जाता है। बट ये एक डाउट रहता है कि भाई हम कैसे करेंगे, हम एग्ज़ाम कैसे निकाल पाएंगे, इतना कठिन है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। बट आप ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। आप ये देखते हो कि भाई उसकी यार 1 आई है या 50 आई है, 100 जितनी भी अच्छी आई है, बट आप ये नहीं देखते एक साल में उसने कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं। वो अपने फ्रेंड से नहीं मिला होगा, मूवीज़ देखने नहीं गया होगा, खेला कूदा कम। तो हमारा फोकस केवल एंड पे रहता है कि रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आया है, बट हम ये नहीं देख पाते कि उसके पहले उसने मेहनत कितनी करी है। तो उस कोर्ट में भी यही था कि फाइनली उसका जब रॉक टूटता है वो तो 101st ब्लो पे ही टूटता है ना, बाकी 100 ब्लो से तो कुछ उसको इफेक्ट दिखता नहीं है, तब भी वो मारता रहता है उस रॉक पे, तब भी वो ट्राई करता रहता है। अल्टीमेटली रिजल्ट उसको बहुत एंड में मिलता है। 101st ब्लो मतलब कि कितनी मेहनत उसने करी होगी पहले, तब जाके रिजल्ट मिला होगा। तो सेम आपका भी होना चाहिए, पेशेंस साथ में रहनी चाहिए और आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा।
आपको पहले दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचो कि मैं आज रात भर बैठ के पढ़ूंगा और कल मेरा एलेट या क्लैट निकल जाएगा। आपको कुछ महीनों तक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अभी 5-6 महीने बचे, आपको पूरा टाइम इसको देना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट मिलेगा और तब आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाओगे, चाहे वो क्लैट का हो या एलेट। और एलेट क्लैट का एग्ज़ाम ही ऐसा है क्योंकि आप लोग अभी एक लॉन्ग टर्म उसमें हैं कोर्स में। क्रैश कोर्स वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पे एज लेनी है और ट्राई करना है कि इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करें इस तरह से जैसे आपको एग्ज़ाम में एज मिले उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि क्रैश कोर्स के थ्रू आते हैं। उनके पास ये टाइम नहीं होता कि भाई वो अच्छे से सब चीज़ें पढ़ पाएँ, करंट अफेयर्स पढ़ पाएँ या लीगल कवर कर पाएँ, तो तब भी वो एग्ज़ाम देते हैं। पर आपके पास अभी टाइम है क्योंकि 6-7 महीने हैं, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और फिर वो एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होगा फिर आपके लिए। और फिर ये जो टॉपिक है ये मेरे ख्याल से आपको बताया भी गया होगा कि मॉक्स किसने किसने दिया है यहाँ पे अभी तक। अच्छा, टेस्ट या टॉपिक वाइज अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ है? टेस्ट हुए हैं? अच्छा ठीक है। तो टेस्ट का पर्पस एक तो ये कि आपके मार्क्स कितने हैं ये सब देखना, कंपेयर करना कि कितना कवर हो गया सिलेबस, कितना टॉपिक समझ में आया है। बट अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, क्योंकि मैंने अपने मॉक में बहुत टाइम दिया था। मॉक को जब अटेम्प्ट करते हैं या फिर जब रिजल्ट आता है उसको एनालाइज करने में आपको बहुत टाइम देना है। तो यहाँ पे कोट है, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस बट इल्यूजन ऑफ नॉलेज। इसका क्या मतलब होता है, किसी को आइडिया? कोई भी थॉट्स हो? हाँ हम्म। So it's like a false ego about the knowledge that हाँ, you have. Overconfidence. ओवर कॉन्फिडेंस, राइट। तो अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आपको कोई चीज़ नहीं आती तब आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए मॉक देना और आइडेंटिफाई करना कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। जैसे जब मैं प्रिपेयर करता था तो मेरे जितने भी आसपास के स्टूडेंट्स हैं उनको क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत दिक्कत होती थी कि बहुत टफ लगता था, उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है या फिर आपके क्वेश्चन उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करिए, आपको क्रिटिकल नहीं आ रहा है तो उसको आपको पता होना चाहिए आपको क्रिटिकल वीक है, उस पर टाइम ज़्यादा दीजिए। और जैसे कि जब आपका एग्जाम आए तब आपको उसमें दिक्कत ना हो, और उसके पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खुद से नहीं आपकी वीकनेसेस सामने आ जाएंगी। और जो भी वीकनेस है फिर उसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और आप फिर इस चीज़ को ट्रेस करिए कि कुछ महीने बाद का मेरा स्कोर उसमें इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, या अभी भी वीक है वो चैप्टर या वो टॉपिक। तो फिर उसको और टाइम आपको देना पड़ेगा, तब वो चीज़ आप मास्टर नहीं कर लेते, जब तक उसको आप परफेक्टली कवर नहीं कर लेते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करना है, मेन आपका मॉक एनालिसिस है। मॉक अगर 2 घंटे का होता था तो मैं 2 घंटे उसके एनालिसिस में देता था, तब जाके मुझे हेल्प मिली थी। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तब बहुत फेमिलियर लगा था और मैं मिस्टेक्स बहुत कम करने लगा था। तो सेम चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। जब भी आप मॉक देते हैं, मॉक का रिजल्ट आया, ठीक है, मार्क्स देख लिए, ख़त्म, ऐसा नहीं। आप मॉक के आंसर्स देखिए, आपने आंसर्स जो थे वो गलत क्यों करे, किस टॉपिक में ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, जीके में हो रही है, उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। पर ये एनालिसिस करना ये आपका आपके ऊपर ये बर्डन है कि इसको आप अच्छे से करें, क्योंकि आपसे बेहतर कुछ कोई नहीं जानता कि आपने मॉक में क्या लिखा है, क्या सोच के लिखा है। तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। टीचर आपको गाइड कर सकता है बट अल्टीमेटली ये बर्डन आपको ही उठाना पड़ेगा। स्टडिंग दूसरा है कि अगर आप पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक तो पढ़ते ही टाइम आपको थोड़ी सी उसमें दिक्कत होगी, आपको लगेगा ये समझने में बहुत मुश्किल है, तो आप उसमें टीचर्स की हेल्प लीजिए, उसको दोबारा पढ़िए। बट वो टॉपिक ऐसा स्किप मत कर दीजिए कि अरे ये तो चलो नहीं आता है, या मैथ्स में कोई टॉपिक है अगर ये बहुत कठिन है इसको छोड़ो, इसको नहीं पढ़ेंगे। सेम गोज फॉर योर स्ट्रेंथ्स। अगर वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ्स को भी करिए, उन्हीं को यूज़ करके आप एज ले पाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जैसे किसी की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि स्कूल में अभी सब लोग पढ़ के आए हैं तो सबको आइडिया रहता है बेसिक मैथ्स का, तो अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप उसको थोड़ा रिलेटिवली कम टाइम दे सकते हैं। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी मैथ्स अच्छी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको? अगर आपके हाई स्कोर्स आ रहे हैं या फिर आपको समझने में करने में आपको खुद ही पता होता है कि मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, तो कंसिस्टेंट हाई स्कोर मैंने लिखा है। ऐसा नहीं कि एक मॉक में आपके बहुत अच्छे स्कोर आ गए, आप सोच रहे हैं भाई अब तो मैं लॉयर बन गया हूँ, मुझे सब आता है, और फिर आपके नेक्स्ट मॉक में कम हो गए। ऐसा नहीं, क्योंकि मॉक भी आपने देखा हो, कोई बहुत टफ होता है, कोई बहुत ईजी होता है। तो इस हिसाब से आपको कंसिस्टेंटली अगर आप हाई स्कोर कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में, तब आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो आपकी स्ट्रेंथ है। और फिर जब आप आइडेंटिफाई कर ले तो उसको आपको यूज़ करना है टू गेट मोर मार्क्स। और अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैनेज कैसे करें 5 सब्जेक्ट्स को, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरा दिन आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 5 सब्जेक्ट हैं और सबके मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत कम मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है। तो क्या लगता है, पहले तो आप लोग कर कैसे रहे हैं मैनेज? कोई थॉट्स होंगे ना, क्या स्ट्रैटेजी रहती है जनरली आपकी? अगर 5 सब्जेक्ट है तो कैसे पढ़ना है हमें? कोई? हाँ GK and current affairs daily, हाँ and then one subject, 2 subjects per day. ओके
मतलब टोटल 3 सब्जेक्ट्स पर डे, जीके और 2 सब्जेक्ट्स और, ठीक है। और Can I modify the question? हाँ Rather 5, you have 10 subjects. The school students. अच्छा, स्कूल भी है, Escape, हाँ हाँ, So, अब manage और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो सब लोग स्कूल में ही हैं अभी। ओके, तो हाँ, जितने भी फॉर एग्जाम्पल 5 हैं तो कैसे करना, और 10 है तो और ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। बट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे एक बहुत अच्छा बताया कि करंट अफेयर्स आपको डेली करना है क्योंकि वो इंक्रीज़ होता रहता है सिलेबस डेली उसका। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको मिक्स करके पढ़िए। जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसके बाद इंग्लिश, ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ता पूरा मैथ्स को दे रहे हैं या एक हफ्ता पूरा लीगल को दे रहे हैं। इस तरह से नहीं पढ़ना, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है रिटेंशन में दिक्कत होती है। फिर आपको एग्ज़ाम अभी नहीं देना है कि आप अभी रट के चले गए और आपने अगले वीक एग्ज़ाम दे दिया। आपको एग्ज़ाम देना है एक हफ्ते बाद, एक साल बाद अराउंड, या फिर अभी जितने 6-7 महीने बचे हैं। तो इसलिए रिटेंशन अच्छे से हो नहीं पाएगा अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पूरा टाइम दोगे फिर दूसरे सब्जेक्ट पे आओगे। ऐसे 1 बाय 1 नहीं करना, आपको डेली मल्टीपल सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करना है। जैसे आपने करा कि आप 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, आप उसको 4 भी कर सकते हैं, बट साथ में आपको सारे सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं। तो उसको इंटरलीविंग बोलते हैं हम लोग। जब आप साइकोलॉजी या फिर एकेडमिक्स में थोड़ा आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो एक स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की, कि आप इंटरलीव करते हैं, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को पूरा ध्यान दे रहे हैं फिर दूसरे पे आ रहे हैं, इस तरह से आपको नहीं पढ़ना। इंटरलीव करना मतलब मिक्स करना है मल्टीपल टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स को। और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिंग इफेक्ट। तो ये भी काफ़ी रिसर्च है इस पर कि स्पेसिंग इफेक्ट होता क्या है। और ये एक पेपर है जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको भेज सकता हूँ। उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं कि कैसे लर्निंग अपनी इंप्रूव करनी है। और ये ऐसा जनरल ब्लॉग जैसा पेपर नहीं, एकेडमिक पेपर है। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करी है स्टूडेंट्स के ऊपर, और फिर ये देखा है कि किस स्ट्रैटेजी से लर्निंग सबसे ज़्यादा, आप किस स्ट्रैटेजी से सबसे ज़्यादा रिटेन कर सकते हो अपनी चीज़ों को। लर्निंग सबसे लॉन्ग लास्टिंग किससे होती है, और आपको वही चीज़ देखनी है क्योंकि आपको एग्ज़ाम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए। आपका एग्ज़ाम 6-7 महीने बाद है। ये पेपर मैं भेज सकता हूँ। उसका ये कोट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि द बेनिफिट्स ऑफ स्पेसिंग ऑन लॉन्ग टर्म रिटेंशन कॉल्ड द स्पेसिंग इफेक्ट हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर ऑल मैनर ऑफ मटीरियल्स एंड टास्क, टाइप ऑफ लर्नर्स and time scales. It is one of the most general and robust effects from across the entire history of experimental research on learning and memory. तो जो स्पेसिंग इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। स्पेसिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दे के आप पढ़ते रहिए। एक सब्जेक्ट को बहुत टाइम के लिए छोड़ मत दीजिए कि अरे 1 महीने से मैंने करंट देखा ही नहीं, 1 महीने से मैंने लीगल देखा ही नहीं। इस तरह से नहीं करना, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं। इससे लॉन्ग टर्म रिटेंशन में बहुत हेल्प होगी। और जब आप पहुँचेंगे 7-8 महीने बाद, जब आपको क्लैट आने वाला होगा, तब आपको याद रहेगा जो भी आप पढ़ रहे हैं। ये नहीं होगा कि भाई मैंने अच्छा ही टॉपिक पढ़ा तो मुझे याद ही नहीं है, ब्लैंक हो गया, फिर से पढ़ना पड़ रहा है। ये दिक्कत बहुत होती है क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा है इसमें। और इससे आप ये भी इंश्योर कर सकते हो कि भाई आप मोटिवेटेड रहो। एक सब्जेक्ट बहुत टाइम तक पढ़ते हो तो बोर हो जाते हैं कि यार इतना सारा है लीगल में, कैसे पढ़े। तो अगर आप बोर हो रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत पढ़ लिया मैंने, तो आप शिफ्ट कर दो दूसरे सब्जेक्ट पर, और सारे सब्जेक्ट को साइकिल में एक इन्वॉल्व करके रखो। बहुत लंबे टाइम तक एक भी सब्जेक्ट को मत छोड़ो। तो यही है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, और थैंक यू। और अगर आपको क्वेश्चन है कोई भी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, या कोई भी आपके डाउट से कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन में, या फिर बहुत स्केरी लग रहा है, या फिर जो भी कंसर्न आप पूछ सकते हैं। कोई भी रैंडम क्वेश्चन, किसी कॉलेज के बारे में पूछना है, दिल्ली दिल्ली से रिलेटेड या क्लैट से रिलेटेड, कोई भी अगर आपके क्वेश्चन हैं। ये टोटल आप बात करी 5 सब्जेक्ट की, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा लेंदी लग रहा है टोटल सब्जेक्ट में? करंट ऑनेस्टली लेंदी सबसे ज़्यादा है, मतलब देयर इज़ नो अदर वे अबाउट इट, क्योंकि डेली वो बढ़ता रहता है सिलेबस उसका। और न्यूज़ को पढ़ना, आइडेंटिफाई करना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है अपने आप में। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्किप करनी है। अब आप सिटी में क्या चल रहा है, दिल्ली में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया लोकेलिटी में, वो सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो कि पढ़ने में बहुत मज़ा आती है, न्यूज़ चैनल में वही चलता है कि आर्यन खान की उसको अरेस्ट हो गई और 15 दिन तक वही चल रहा है। आपको केवल लीगल इशू को कवर करना है, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ना है, ठीक है। तो पूरे अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि ये इंटरलीविंग वाला जो मैंने बताया, सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना होगा। पहली चीज़, एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इस टाइम तक ख़त्म करना है ये, ठीक है। अगर आप ऐसे चलती रहेंगी तो हो सकता है आपका ख़त्म ही ना हो सिलेबस। एक शेड्यूल के साथ चलना होगा, मुझे इतने ही दिन देने इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को, और उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट को चली जाऊँगी। तो आपको पता होगा कि आपके पास कितना टाइम है पढ़ने का। अभी बहुत लोगों को लगता होगा कि 6-7 महीने हैं, अभी बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से नहीं करना, शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस टॉपिक को कवर करने में। आप लिमिटेड टाइम ही आप दे पाएंगे फिर उसको।
तो उससे आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अपने एफर्ट्स को। और हाँ, और कोई क्वेश्चन? हाँ, ओवरथिंकिंग से कैसे डील करना, सीवियर सीवियर ओवरथिंकिंग ओवर थिंकिंग से कैसे डील करते हैं? ओवर थिंकिंग मतलब क्या स्पेसिफिक आपको वो ओवर थिंकिंग किस थॉट प्रोसेस में फंस रहे हैं आप? एक मिनट में थॉट में चले जाता हूँ, तो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही निकल जाते ये तो मतलब है प्रॉब्लम, सीरियस है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यार इसमें टाइम काफ़ी चला जाता है। तो आप शेड्यूल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते हैं आप, या फिर डे बाय डे? हाँ डे बाय डे शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, मेरे पास 1 घंटे बचे हैं, मुझे कवर करना है ये टॉपिक। तभी आप उस प्रेशर के अंदर काम करेंगे तो आप ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे। हाँ। अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ हम्म तो पढ़ा कोई चीज़ ऐसा रिफ्लेक्ट हुई, मतलब हम्म उस वो थॉट कहीं और ही ले जाता है, बहुत दूर। ओके। उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और भी कोई फेस कर रहा है इस प्रॉब्लम को? ओके, ठीक है। तो क्या करते हैं जनरली? थॉट अगर आपका किसी और डायरेक्शन में चला गया तो क्या करते हैं आप वापस आने के लिए? टेंशन, टाइम लगता है, मतलब आप टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है उसमें। डिस्ट्रा हाँ, कुछ मूवमेंट्स ऐसे रिमाइंड हो जाते हैं जिससे पूरा कंसंट्रेटेड चेंज हो जाता है। ओके। पूरा फ्लो में हाँ हाँ, शेड्यूल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिना लिमिट के पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने का। फिर आपका दिमाग इधर उधर भी जाएगा, आपका खेलने में भी मन लगेगा, बाकी जितनी भी रैंडम इवेंट्स हैं सब में आपका ध्यान जाएगा। शेड्यूल रहेगा तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मुझे इतने टाइम में इसको कवर करना है। फिर आपको करना ही पड़ेगा। आपको लगेगा अगर शेड्यूल मिस हो रहा है तो आप कुछ अपने लिए, या तो आप पेनल्टी बनाओ कि यार मैं खेलने नहीं जाऊँगा या मूवी देखने नहीं जाऊँगा अगर मैं शेड्यूल नहीं बना पाया। हाँ, पनिशमेंट उस तरह का एकदम नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट हाँ अपने आप, जैसे कोई खेलने जा रहा है या फिर कोई चीज़ आपको पसंद है तो आप खुद ही ये अपने माइंडसेट में बना के रखो कि मैं वो चीज़ नहीं करूँगा अगर मेरा शेड्यूल कवर नहीं हो पा रहा है। और धीमे धीमे इस चीज़ से आप डील कर पाएंगे। ऐसा कोई इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं कि मैं आपको कोई फॉर्मूला ट्रिक बता दूँ तो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। वो लॉ स्कूल में भी आपको फेस करना पड़ेगा, और जनरल जब आप करियर में जाएंगे तो भी। बट कैसे कम करना है उसको, वो शेड्यूलिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो सबको बोलूँगा शेड्यूलिंग आप लोग स्टार्ट करिए। हाँ, और कंसंट्रेशन। एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, एक चैप्टर है, हाँ। फिर मैंने पढ़ लिया, हम्म उसके बाद मैंने 3 मिनट्स का ब्रेक, तो वो एक्सटेंड हो जाता है। 15 मिनट का ब्रेक लिया और वो एक्सटेंड हो जाता है, उसके बाद मान लगते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये देखिए, जो मैंने पहला इसमें वो लिखा था स्ट्रैटेजी कि फोकस ऑन मीन्स नॉट लर्निंग, तो इससे मतलब ये है आपका कि आप अपनी स्टडी को या जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसको एक हर्डल की तरह मत देखिए कि अरे मुझे पढ़ना पड़ रहा है यार, एकदम मैं बोर हो गया हूँ पढ़ के। अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, क्योंकि आपकी बहुत हेल्प करेगा वो। आप आगे जब भी जाएंगे कॉलेज में तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो हाँ, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोचिए, आप ये मत सोचिए कि मुझे स्लैट के लिए पढ़ना है फिर खत्म। तब अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपका भी मन नहीं लगेगा, फिर आप सोचेंगे अरे इससे अच्छा तो खेल कूद लें यार, ये सब क्या पढ़ रहे हैं, एक महीने कुछ महीने की बात है, फिर लॉ स्कूल में जाके अच्छे से पढ़ेंगे। इतने बैचमेट्स मेरे सोच के आए थे कि लॉ स्कूल में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही पढ़ के बस क्लास की तरह से निकाल लो, आइलेट निकाल लो, बट वो नहीं हो पाता, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, मेन कंसंट्रेशन के लिए, कि आप अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना होगा। आप लर्निंग एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। आप देखो कि ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है, और लाइफ आपकी बहुत ईजी हो जाएगी अगर आप लीगल या इस तरह के सब्जेक्ट्स को अच्छे से अभी कवर कर लोगे। बेसिक्स बहुत सारे चैप्टर्स ओवरलैपिंग है। आप लॉ स्कूल में जाओगे, आप देखोगे वही चीज़ पढ़ाई जा रही है जो यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, तो आपको एक एज मिलेगा और बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ आपकी, क्योंकि लॉ स्कूल बहुत कभी कभी प्रेशर वाला होता है लोगों के लिए। अगर आप पहले से पढ़ के जा रहे हो तो लाइफ आपकी काफ़ी सिंपल हो जाएगी। तो ये तरीका, पर्सपेक्टिव चेंज करिए, बहुत ज़्यादा मार्क्स पे फोकस मत रखिए, और वही शेड्यूलिंग में आप सेल्फ पनिशमेंट या उस तरह का अगर आप कुछ इनकॉर्पोरेट करके, अगर मैं बहुत लंबा ब्रेक ले रहा हूँ तो मैं कोई एक अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद है मैं अपने आप को नहीं दूंगा, और वो फिर आपको खुद ही इन्फोर्स करना है, आप ही क्योंकि ये डिसाइड कर सकते हैं। तो शेड्यूलिंग इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बाकी सेशन आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कैसे प्रिपेयर करना और कॉलेज कैसा है न्यू दिल्ली। बाकी होपफुली हम लोग का नेक्स्ट सेशन जल्दी होगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग जल्दी। थैंक यू।